नमस्कार, स्वागत है आपका संसद टीवी पर। मैं हूं मनोज वर्मा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम मुद्दा आपका। आज हम बात करेंगे पेंशन योजना और उससे जुड़े सवालों की, क्योंकि मुद्दा पुरानी और नई पेंशन से जुड़ा है। मुद्दा केंद्र और राज्यों की अर्थव्यवस्था का है, इसलिए इस मुद्दे पे चर्चा करेंगे। तमाम पहलुओं को बात करने की कोशिश करेंगे। दरअसल 1 अप्रैल 2004 से पुरानी पेंशन योजना को बंद कर दिया गया था। ओल्ड पेंशन स्कीम के तहत पेंशन की पूरी राशि सरकार देती थी। यह पेंशन रिटायरमेंट के समय कर्मचारी के वेतन पर आधारित होती थी। इस योजना के तहत सेवानिवृत्त कर्मचारी के निधन के बाद उसके परिजनों को भी पेंशन का प्रावधान था। नई पेंशन योजना के तहत कर्मचारी अपने मूल वेतन का 10% हिस्सा पेंशन के लिए देते हैं, जबकि राज्य सरकार इसमें 14% का योगदान देती हैं। अप्रैल 2005 के बाद नियुक्त होने वाले कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना को बंद कर दिया गया था। इसकी जगह नई पेंशन योजना लागू की गई थी। इसके बाद राज्यों ने भी नई पेंशन योजना को अपना लिया और नई पेंशन योजना चल रही है। लेकिन चुनाव आते ही पुरानी पेंशन योजना का मुद्दा बाहर आ जाता है। कई विपक्षी दल पुरानी पेंशन योजना लागू करने का वादा कर रहे हैं, मांग कर रहे हैं। इस बीच केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने नई पेंशन योजना के लिए अलग रखे गए पैसों को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने राज्य सरकारों को पुरानी पेंशन योजना के लिए इस फंड को देने से इनकार कर दिया। वित्त मंत्री ने हाल ही में कहा कि अगर कोई राज्य किसी वजह से ये फैसला लेता है कि एनपीएस का फंड केंद्र सरकार से लिया जा सकता है, तो ये उपलब्ध नहीं होगा। वैसे केंद्रीय वित्त आयोग पुरानी पेंशन योजना को देश की अर्थव्यवस्था के लिए अन्यायपूर्ण बता चुका है। नई और पुरानी पेंशन योजना में क्या अंतर है, क्या पेच है, क्या इसके नफे नुकसान हैं, इन मुद्दों पर चर्चा करेंगे। चर्चा करने के लिए खास मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं, स्टूडियो में मौजूद हैं। हम बात करेंगे भारत सरकार के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के पूर्व सचिव श्यामल कुमार सरकार जी से। श्यामल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है संसद टीवी पर। साथ ही हम बात करेंगे आनंद सिंह भल जी से, जो पूर्व प्रधान आर्थिक सलाहकार है भारत सरकार के। आनंद जी, आपका भी स्वागत है। और पेंशन अर्थशास्त्री कवीम भटनागर जी हमारे साथ इस समय जुड़े हैं। कवीम जी, आपका भी स्वागत है संसद टीवी पर। और शुरुआत कवीम जी मैं आपसे करूंगा। पेंशन का पेच, पुरानी पेंशन, नई पेंशन, क्या पेच है इसके बीच? क्या है यह मुद्दा? पहले मैं आपसे समझना चाहता हूं। धन्यवाद। सबसे पहले, जैसे आपने बताया, पुरानी पेंशन और नई पेंशन योजना में फर्क कहाँ पे आता है। अब मैं बात करता हूँ सीधे से कर्मचारियों के द्वारा क्या परिवर्तन आता है और सरकारों के द्वारा क्या परिवर्तन रहता है उनके समक्ष। कर्मचारियों के लिए सबसे पहला परिवर्तन यह है कि पुरानी पेंशन योजना में उनको रिटायरमेंट पर, यानी कि 60-61 जो भी वर्ष में रिटायरमेंट होते हैं, उस उम्र में जाने के बाद उनको एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ पेंशन मिलती थी, जिसका की कैलकुलेशन होता था उनकी नंबर ऑफ इयर्स ऑफ सर्विस और आखिरी पेंशन ड्रॉन के आधार पर। इन अदर वर्ड्स, उनको एक फिक्स्ड पेंशन मिलती थी, जिसको कि आज ही कैलकुलेट किया जा सकता था कुछ एजम्पशंस के द्वारा। तो हमें ये मालूम रहता था कि अगर मैं 8 साल या 10 साल बाद रिटायर हो रहा हूं तो मुझे इतनी पेंशन तो मिलेगी ही मिलेगी, इसके ऊपर भी मिल सकती है। लेकिन नवीन पेंशन योजना में ये प्रेडिक्टेबिलिटी फैक्टर जो है ये नहीं है। नई पेंशन योजना में, अच्छा, पुरानी पेंशन योजना में मुझे अपनी तरफ से कोई कंट्रीब्यूट भी नहीं करना पड़ता था। ये भी एक बहुत बड़ा अंतर है जिसमें कि कर्मचारियों का वो है। अब दूसरे तरीके से देखें तो नवीन पेंशन योजना में कर्मचारियों को जिस दिन से वो ज्वाइन करते हैं 2004 के बाद, या राज्य सरकारों में जिस जिस तारीख से वो पेंशन योजना लागू करी गई है, जब से वो ज्वाइन करते हैं उन्हें अपनी सैलरी का 10% और सरकार के द्वारा भी इक्वल 10% और फिर 14% सरकार ने अब कर दिया है, ये कंट्रीब्यूट किया जाता है। ये कंट्रीब्यूशन उनका रहता है जो भी 20-22 की उम्र से वो ज्वाइन करते हैं 60 की उम्र तक, यानी 35-40 साल तक कंट्रीब्यूट होता है हर महीने जी। और इस कंट्रीब्यूशन में जो उनको पेंशन मिलती है, पहली चीज, उसकी फिक्स्ड अमाउंट अभी नहीं प्रेडिक्ट करी जा सकती है। वो कम होगी या ज्यादा होगी, इसके ऊपर भी अभी हम चर्चा नहीं कर रहे। लेकिन वो पेंशन डिपेंड करती है 4 फैक्टर्स के ऊपर। एक, किस उम्र से आपने कंट्रीब्यूशन ज्वाइन करना शुरू किया। अगर आपने 20 की उम्र 25 उम्र में ज्वाइन किया है तो आपको 35 साल मिलेंगे कंट्रीब्यूशन के जी। अगर आप 40 की उम्र में नौकरी में आते हैं तो सिर्फ 20 साल की आपकी कंट्रीब्यूशन रहेगी सरकारी कंट्रीब्यूशन के साथ साथ जी। दूसरा फैक्टर रहता है कि इस कंट्रीब्यूशन में जो रिटर्न्स आते हैं पेंशन फंड के द्वारा,
वो कितने रहते हैं। अब वो रिटर्न्स जो हैं वो अभी फिलहाल जो चल रहे हैं 10 से 12% के ऊपर ही रिटर्न्स चल रहे हैं, और ये एक लंबे समय के लिए ली जाती है। इट इज नॉट ए शॉर्ट टर्म, छोटा समय के नहीं है। और तीसरा जो सबसे बड़ा मुद्दा आता है, तीसरा जो सबसे बड़ा फैक्टर रहता है कि रिटायरमेंट के बाद आप कितना पैसा उसमें से एन्युटाइज करते हैं और कितना पैसा आप उसमें से लमसम निकाल सकते हैं। आप अधिक से अधिक 60% निकाल सकते हैं, लेकिन अगर आप नहीं निकालना चाहें तो 60 से 70 की उम्र तक आप वो पेंशन ले सकते हैं। जी अच्छा, इसमें एक चीज और है, इसका फायदा ये भी है कि जब आप 60 की उम्र में रिटायर होंगे तब आपको एन्युटी के द्वारा पेंशन मिलेगी। कई लोगों का ये मानना है कि उसमें परिवार पेंशन का स्कोप नहीं है, ऐसा नहीं है। जब आप एन्युटी खरीदते हैं तो एन्युटी के एक प्रोविजन ये भी रहता है कि यदि कर्मचारी की मृत्यु हो जाती है एन्युटेंट की, तो उसके बाद उसकी स्पाउस को भी एन्युटी की पेंशन कंटिन्यू रहती है। जी तो नवीन पेंशन योजना में ये गलत फहमी है कि सरकार की परिवार पेंशन नहीं है, उसमें रहती है। जी लेकिन उसका एक और तीसरा एडवांटेज ये भी है कि जब आपकी स्पाउस की भी डेथ हो जाती है तो जितना आपने कंट्रीब्यूशन और जो कॉर्पस आपका था जिसके तहत आपने एन्युटी खरीदी है, पेंशन खरीदी है, वो आपकी नेक्स्ट जनरेशन या नॉमिनी को ट्रांसफर हो जाएगी। यानी कि पेंशन आपके स्वयं के लिए, पेंशन आपकी पत्नी के लिए या पति के लिए, और उसके बाद आप जो कंट्रीब्यूशन, जो आपका कॉर्पस बचा हुआ है, वो कॉर्पस आपका पूरा का पूरा अगली जनरेशन को जाता है। जी जबकि पुरानी पेंशन योजना में ऐसा नहीं था। पुरानी पेंशन योजना जी में अगली जनरेशन को कुछ नहीं मिलता था क्योंकि उनका खुद का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होता था। जी बिल्कुल यहाँ एक दूसरी बात मैं आपको और बताना चाहूंगा कि ये जो पेंशन योजना है, नवीन पेंशन योजना, क्योंकि मैं इससे शुरू से ही जुड़ा हूं एंड आई वाज पार्ट जिसने डिजाइन भी करी थी। नवीन पेंशन योजना में इंडिविजुअल अकाउंट्स खोले जाते हैं, ग्रुप खाते नहीं होते हैं। तो अगर कोई भी ये एम्प्लॉयर कहे या सरकार कहे कि ये हमारे ग्रुप का खाता है, ये गलत है। ये जी इंडिविजुअल बेस्ड स्कीम होती है। हर एक इंडिविजुअल के नाम से एक खाता खोला जाता है, और जी जैसा हमारा परमानेंट अकाउंट नंबर कविम जी टैक्स के लिए होता है, उसी तरह परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर उसको दिया जाता है। और ये क्योंकि पोर्टेबल स्कीम होती है, तो आप अगर सरकारी नौकरी से बाहर भी निकलते हैं तो आप इस योजना को बंद नहीं कर सकते। आप इस योजना को कंटिन्यू कर सकते हैं। आप जहां भी प्राइवेट में जाएं, आप अपने कॉन्ट्रीब्यूशन उसमें कंटिन्यू करें। आपका जो परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर है, वही नंबर से आप उसमें कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हो गए, मान लीजिए आपने नौकरी छोड़ के आप खुद अपना काम कर रहे हैं, अभी 60 की उम्र नहीं हुई है, तो भी इस योजना में, नवीन पेंशन योजना में, आप कॉन्ट्रीब्यूशन दे सकते हैं 60 की उम्र तक। इसका मतलब यह है कि ये पोर्टेबल है पूरी तरह से। सरकार से प्राइवेट योजना में आप प्राइवेट में जाएं तो भी, प्राइवेट से आप सेल्फ एम्प्लॉयड होकर आए तो भी। और जब ये योजना को मेरे नाम से खोला गया है, एक इंडिविजुअल के नाम से खोला गया है, तो जो आपका पहला प्रश्न था कि कुछ सरकारें वापस मांग जी रही हैं, ये सरकार का पैसा तो है ही नहीं। जी सरकार मैं किस मुंह से ये पैसा बिल्कुल मांगने को कविम जी खड़ी है? ये मैं तो इसको समझने इंडिविजुअल की के नाम से आपसे बिल्कुल मैं आपसे समझने की और कोशिश इस मुद्दे को करूंगा, क्योंकि मुद्दा बहुत बड़ा मुद्दा है। ये आम आदमी से जुड़ा है, कर्मचारी से जुड़ा है, उसके भविष्य के पैसे से जुड़ा है। श्यामल जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं इस बात को। कई राज्य सरकार कर्मचारियों के इस पैसे पर अपना एक तरह से अधिकार जताकर केंद्र सरकार से पैसा मांग रही हैं। जो जिस तरफ कवीम जी ने इशारा किया, मैं आपसे समझना चाहता हूं, जब इंडिविजुअल खाता है तो राज्य सरकार इस पे अधिकार कैसे जता रही है? राज्य सरकार का कहना है कि उनका भी अंशदान इसमें है। इस मुद्दे को आप कैसे देखते हैं? नहीं, एक्चुअली जो प्रॉब्लम चल रहा है ये बहुत फर्क लग रहा है, क्योंकि जब कर्मचारी ज्वाइन किया है तब उनको मालूम था दैट नया पेंशन स्कीम में ही हमारा आना है। और नया पेंशन स्कीम में कंट्रीब्यूशन करना पड़ेगा, सरकार कंट्रीब्यूशन करना पड़ेगा, एम्प्लॉइज का कंट्रीब्यूशन करना पड़ेगा। तो ये कंट्रीब्यूशन अगर कर सकते हैं, अगर उसका फायदा भी है, उसका उसका डिफेक्ट भी है, दोनों चीज है। बट गवर्नमेंट का जो पॉइंट लिया था उसी टाइम में 2004 साल में यही था, जे जो गवर्नमेंट के ऊपर जो बोझ है, करंट जनरेशन का करंट गवर्नमेंट के ऊपर बर्डन पड़ता है, जी बिकॉज गवर्नमेंट कंट्रीब्यूशन कर रहा है। फ्यूचर जो गवर्नमेंट है, जो रिटायरमेंट पर जो गवर्नमेंट आएगा, उनके पास ये गवर्नमेंट का कंट्रीब्यूशन नील कंट्रीब्यूशन बहुत कम है।
तो ये जो फ्यूचर गवर्नमेंट है, फ्यूचर जनरेशन एम्प्लॉइज है, उसके बारे में अगर कंट्रीब्यूशन गवर्नमेंट नहीं करेगा, अगर कंट्रीब्यूशन एम्प्लॉइज नहीं करेगा, तो ये पैसा कहाँ से आएगा? पैसा जो पेंशन फंड का जो पेंशन जो देने का जो अमाउंट है, पैसा तो किसी को देना पड़ेगा। अगर गवर्नमेंट इज पेइंग, जो हमारा 2004 से पहले जो चल रहे थे, गवर्नमेंट इज पेइंग मनी फ्रॉम हेयर, फ्रॉम द फ्यूचर generation effect, from the government of the day which is prevalent at the age of 60 years. पर अभी क्या है, अभी जो करंट गवर्नमेंट है, he is paying the burden, he is sharing the burden. So ये जो फर्क है, ये फर्क का डिफरेंस हमारा सोचना पड़ेगा। दूसरी बात ये है, अगर एक कॉन्ट्रैक्ट के जमा किया है मनी वो अकाउंट में, तो वो मनी कैसे सरकार वापस लेगा? क्योंकि ये तो इंडिविजुअल अकाउंट का मनी में जमा पड़ा है, पेंशन फंड में जमा है जी। तो गवर्नमेंट कैसे वो मालूम वो पैसा लेगा? कैसे वो मालूम है? गवर्नमेंट का ये फायदा है कि अगर कंट्रीब्यूशन नहीं करना पड़ेगा तो उनका फाइनेंशियल बेनिफिट होगा अभी। बट ये जो इशू मुद्दा है, जब स्टेट गवर्नमेंट में बोल रहे हैं दैट हमारा पैसा वापस कर दीजिए, ये संभव है कि नहीं है, ये जरा देखना पड़ेगा। क्योंकि ये इंडिविजुअल अकाउंट में पैसा गया है, गवर्नमेंट का जो मनी कंट्रीब्यूट किया है, इंडिविजुअल जो कंट्रीब्यूट किया है, एक सेपरेट फिक्स्ड अमाउंट अकाउंट में जमा हुआ है, वहां से बाहर निकलना बहुत डिफिकल्ट है। एवं ये प्रोसीजर है कि नहीं है, ये देखना पड़ेगा, ये फॉर्मूला देखना पड़ेगा, लीगल एंगल देखना पड़ेगा। क्योंकि जब अकाउंट बना है तब एक फॉर्मूला करके बना हुआ था, अभी फॉर्मूला कैसे चेंज होगा मिड वे में, ये बहुत डिफिकल्ट है। तो हमारा हिसाब से जो नया स्कीम, जो नया पेंशन है, ये कम कर रहे थे, ये इसका अगर चेंज करके पुराना में जाएगा तो इसका फाइनेंशियल इफेक्ट सरकार के ऊपर डिफरेंट होगा, वो देखना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। बिल्कुल शामिल जी, ये मुद्दा भी बहुत बड़ा है। जिस तरह देश की अर्थव्यवस्था पर असर पड़ा है इसका पिछले 3 दशकों में, इसकी भी मैं चर्चा करूंगा। लेकिन पहले मैं कर्मचारियों की जो भविष्य की उनकी जो उनकी कीमत है, जो उनका पैसा है, उसकी चर्चा मैं करना चाहता हूं। कीमत की बात मैं इसलिए कर रहा हूं, कर्मचारियों का पैसा है, अगर उस पर ब्याज मिल रहा है, अगर उसको इन्वेस्टमेंट कहीं करा गया है, जाहिर सी बात है कर्मचारी का पैसा है, उसको पैसा मिलेगा। इस पर राज्य सरकार का अधिकार, राज्य सरकार किस अधिकार के साथ केंद्र सरकार से पैसा वो मांग रही है? केंद्र सरकार कह रही है कर्मचारी का पैसा हम कर्मचारी को देंगे, उचित समय पर देंगे। आप कैसे इस मुद्दे को देखते हैं? नहीं, आपने बिल्कुल ठीक फरमाया कि ये तो कर्मचारी का पैसा है और ये कॉन्ट्रैक्ट है बिटवीन कर्मचारी एंड एनपीएस ट्रस्ट। इसमें कोई स्टेट सरकार आके उनका इसमें पैसा वापस मांगना, ये बहुत ही पेचीदा बात है, ये सीधी सी बात नहीं है। जब भी 2004 के बाद एम्प्लॉयज़ ने ज्वाइन किया, उनको ये कॉन्ट्रैक्ट दिया गया, आपके पास ये ऑप्शन है, आप अपना कुछ कंट्रीब्यूट करिए, सरकार कुछ कंट्रीब्यूट करेगी, उसको इन्वेस्ट किया जाएगा और आप उसको जब रिटायर करेंगे तो कुछ एन्युटी, कुछ लंप सम मिलेगा। हर एम्प्लॉय आंख खोल करके इस स्कीम में घुसा था। तो इवन एम्प्लॉयज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से अब बीच में आकर के वो हल्ला करना कि हमें ओल्ड पेंशन स्कीम चाहिए, ये भी गलत है। ये तो सरकार के फिस्कल सिचुएशन के बिल्कुल गलत है। जो हमारी टैक्स और नॉन टैक्स रेवेन्यू होती है गवर्नमेंट की, उसमें बहुत पैसा ऑलरेडी पेंशन्स और सैलरीज में जा रहा है, तो ये सस्टेनेबल नहीं है। इसीलिए बहुत ही सोच विचार के बाद 2004 में ये डिसाइड किया गया था कि ये डिफाइंड बेनिफिट सिस्टम है, जो पुराना पेंशन सिस्टम है, जहां आप कुछ भी कंट्रीब्यूट ना करें और आपको पैसा मिलेगा, ये सस्टेनेबल नहीं है। खूब सोच विचार के बाद 2004 में सरकार आई और उसने ये डिसीजन लिया, फिर स्टेट गवर्नमेंट्स ने भी उसको एग्री किया। तो ये एक सिलसिला है, थोड़ी बहुत उथल पुथल होती रहेगी, सेंटर और स्टेट में बात होनी चाहिए, बट ये फिर से वापस जाने की स्थिति में सरकार नहीं है, मेरा ये विचार है। जी कवीम जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं इस मुद्दे को। कुछ राज्य सरकारें, कुछ राजनीतिक दल चुनाव जीतने के लिए या अपने घोषणा पत्र में इस तरह का वादा कर रहे हैं जनता से कि अगर उनकी सरकार बनेगी तो वो पुरानी पेंशन योजना को लागू करेंगे। आप देश की अर्थव्यवस्था के लिहाज से, कर्मचारी के लिहाज से इस तरह की घोषणाओं को कितना उचित मानते हैं?
किस तरह आप देखते हैं? देखिए जी, मैं तो जैसे मैंने आपको बताया, मैं एक पेंशन अर्थशास्त्री हूँ। जी। अगर मैं राजनीति को थोड़ा सा अलग कर दूं फॉर अ मिनट, तो मैं तो ये बड़ी आसानी से ये बात कह सकता हूं कि जो पुरानी पेंशन योजना थी, वो योजना तब तक तो सही थी जब तक कि उसमें कंट्रीब्यूट करने वाले यानी कि टैक्स पेयर्स का अमाउंट का बहुत ज्यादा था और पेंशनर्स कम होते थे। अब आप ये देखिए, पेंशनर्स की संख्या दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। जो हमारा डिपेंडेंसी रेशियो जिसे हम बोलते हैं, यानी कि नंबर ऑफ पेंशनर्स ओवर नंबर ऑफ वर्किंग एम्प्लॉयज, ये 1 के ऊपर जा चुका है। कम से कम फौज में तो ये 1.5 के ऊपर है, और राज्य सरकारों में भी ये लगभग अब 1 के ऊपर आ रहा है। तो इस स्टेज पर आने के बाद ये जो पुरानी पेंशन योजना है, ये सस्टेनेबल नहीं है, क्योंकि इसमें कहीं ना कहीं आपको जो पैसे का रिक्वायरमेंट रहेगा, जो स्टेट को फंड करना पड़ेगा, वो फंडिंग कहीं से उपलब्ध नहीं हो पाएगी। तो पेंशन योजना को एक पेंशन अर्थशास्त्र की तरह से समझा जाए तो एक प्री फंडिंग ऑफ लायबिलिटी की जरूरत होती है। यानी कि एक लायबिलिटी हम पेंशन के लिए जो क्रिएट कर रहे हैं, उसका फंडिंग हमें शुरू से करना चाहिए। मतलब यह है कि जब मैं कमाना शुरू करूं, तब से ही मुझे एक फंड बनाना चाहिए, एक लायबिलिटी क्रिएट करनी चाहिए उस पेंशन को फुलफिल करने की। तो उसका प्री फंडिंग की बहुत अत्यधिक आवश्यकता है। और जहां तक राज्य सरकारों का सवाल है, अगर वो अनाउंस करती हैं तो ये राज्य सरकार के फिस्कल प्रूडेंस के लिए बहुत घातक है। आज या कल में तो वो लोग फिर भी इसको मैनेज कर लेंगे, लेकिन आप सोचिए जब 20 साल बाद ये लोग रिटायर होना शुरू हो जाएंगे, या इवन 10 साल बाद ये लोग जो एनपीएस वाले रिटायर होना शुरू हो जाएंगे, तो राज्य सरकार को इनको ढेर सारा पैसा देना पड़ेगा, जो कि इनका कंट्रीब्यूशन में है ही नहीं। अब कंट्रीब्यूशन इनका बहुत लिमिटेड है। आज की तारीख में अधिक से अधिक 17-18 साल जो 2004 में आए, या 2-4 साल जो पिछले 2-4 साल में आए, उनका कंट्रीब्यूशन बहुत कम है। जब तक ये कंट्रीब्यूशन ग्रो नहीं करेगा, तब तक वो एनपीएस के थ्रू उनको पैसा भी अच्छा नहीं मिल पाएगा। तो अब अगर ये खिचड़ी बनाने की आप कोशिश करेंगे ना, आप पुरानी पेंशन योजना में प्रॉपरली इनको पेंशन दे पाएंगे, क्योंकि आपकी फिस्कल प्रूडेंस आपका फिस्कल स्पेस खत्म हो जाएगी तब तक, और ना आप इनको नवीन पेंशन योजना में दे पाएंगे, क्योंकि जब ये रिटायर होंगे तब इनका कॉर्पस ही नहीं रहेगा, क्योंकि आपने इनको उससे बाहर कर दिया। तो ये बेचारे कहीं के नहीं रहेंगे। आपको ये देखना है कि अगर आप पुरानी पेंशन योजना को ठीक से लागू नहीं कर सकते हैं, तो नवीन पेंशन योजना में ही कुछ कॉन्ट्रीब्यूटरी रेट चाहे तो बढ़ा दें, कुछ एन्यूटाइजेशन रेट का कुछ डिफरेंस करना हो तो वो कर दें, तो नवीन पेंशन योजना को आप इंप्रूव कर सकते हैं। लेकिन ये जो आप खिचड़ी बनाना चाहते हैं कि भाई 8 साल तो कॉन्ट्रीब्यूशन हो गया और बाकी के 25 साल के लिए मैं तुम्हें अलग से पेंशन दे दूंगा, तो ना वो 25 साल की पेंशन मिल पाएगी, क्योंकि उस टाइम पर फिस्कल स्टेटस बहुत खराब रहेगा, और ना ही वो कंट्रीब्यूशन की पेंशन मिल पाएगी एनपीएस की, क्योंकि उसमें सिर्फ 8 साल का कंट्रीब्यूशन है, जहां पे आपको 25 से 30 या 35 साल के कंट्रीब्यूशन की तो आवश्यकता है ही। और जैसा मैंने आपको बताया, ये एक इंडिविजुअल बेस्ड स्कीम है। और एक चीज मैं आपको और यहां बताना चाहूंगा, जो कि बहुत जरूरी है समझना हमें। हम एनपीएस में एक एम्प्लॉय की तरफ से पैसा आता है और एक एम्प्लॉयर की तरफ से पैसा आता है, दोनों का कंट्रीब्यूशन मिलकर एनपीएस का कॉर्पस बनता है। तो ये जो राज्य सरकार का कंट्रीब्यूशन आ रहा है ना, ये राज्य सरकार का एज स्टेट गवर्नमेंट नहीं है, ये एज एन एम्प्लॉयर है, एज एन एम्प्लॉयर है। तो इसके ऊपर एम्प्लॉयर ने जब एक बार कंट्रीब्यूशन दे दिया और एम्प्लॉय के अकाउंट में वो चला गया, ये जो जॉइंट अकाउंट नहीं है एनपीएस में कि सरकार और कर्मचारी दोनों का जॉइंट अकाउंट हो, बिल्कुल नहीं है। ये इंडिविजुअल अकाउंट है उस कर्मचारी का जिसके खाते में उसका स्वयं का पैसा एवं राज्य सरकार का पैसा इसलिए दिया गया क्योंकि राज्य सरकार उसकी एम्प्लॉयर है। अगर राज्य सरकार एम्प्लॉयर नहीं है तो वो इसमें को कंट्रीब्यूट नहीं कर रही है। बहुत से लोग एनपीएस में हैं जिनकी कोई एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट नहीं कर पा रहे हैं, या वो इनका कोई एम्प्लॉयर नहीं है, तो वो स्वयं का कंट्रीब्यूशन देते हैं। तो ये जो खाता है, जैसे मैंने आपको पीरैन का कंसेप्ट बताया था, वो उस बंदे का इंडिविजुअल खाता है, उसमें उसका पैसा, करीम साहब बहुत संक्षेप में फिर राज्य सरकार केंद्र से ये पैसा क्यों मांग रहे हैं? जब ये कर्मचारी का पैसा है, केंद्र सरकार कह रही है कर्मचारी का पैसा, कर्मचारी को पैसा दे देंगे। क्या वजह क्या है इसके पीछे? वो पैसा तो इंडिविजुअल खाते में गया है और इंडिविजुअल खाते का है। अब उसके ऊपर ना एम्प्लॉयर का कोई हक बन रहा है, ना राज्य सरकार का बन रहा है। तो इवन राज्य सरकार अगर ये पैसा भी मांग रही है, तो अब ये पैसा सिर्फ वही विड्रॉ कर सकता है जिसका ये खाता है, जो इंडिविजुअल है। अगर वो चाहे तो ये निकाल सकता है, लेकिन उसके भी नियम हैं, अलग-अलग नियम कायदे हैं। आपने बहुत सी चीजें स्पष्ट कर दी। उम्मीद है दर्शकों को इससे लाभ होगा, कर्मचारियों को भी होगा, लेकिन मुद्दा इस देश की अर्थव्यवस्था का भी है।
राज्यों की अर्थव्यवस्था का भी है। इसलिए यह मुद्दा केवल राजनीति का नहीं है। राजनीति से कुछ लोग वोट ले सकते हैं, लेकिन अर्थव्यवस्था का जो तंत्र है वो अपने नीति जो निर्धारण है उसके अनुसार ही चलेगा। वरना 3 दशकों में केंद्र का पेंशन बिल करीब 3300 करोड़ से बढ़कर 1,91,000 करोड़ रुपए हो गया और राज्यों का पेंशन बिल 125 गुना बढ़ा, 3100 करोड़ रुपए से बढ़कर 3,86,000 करोड़ रुपए हो गया। यह स्थिति है देश की जो पेंशन के कारण बोझ आया और राज्यों की। श्यामल जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं इस बात को, क्योंकि कोई भी फैसला बनता है वो राज्य और केंद्र सरकार मिलकर लेते हैं और नई पेंशन योजना में भी यही हुआ। राज्यों ने स्वीकार किया, राज्यों के लाखों कर्मचारियों ने इसको अपनाया, लेकिन इस पे सवाल उठाना और इस पे अधिकार जताकर पैसे मांगना, आप समन्वय की नीति को कैसे देखते हैं? क्योंकि यह नीति तभी आगे बढ़ेगी जब राज्य और केंद्र के बीच समन्वय होगा। देखिए, एक चीज मैंने आउटलाइन करना चाहता हूँ। जो पुराना पेंशन है, जो एम्प्लॉय है 2004 का पहले के जो एम्प्लॉय है, उनका ग्रेच्युटी जिस जनरल प्रोविडेंट फंड में पैसा देना पड़ता था। पर 2004 का जो स्कीम चालू है वो हटा दिया। तो पहले गवर्नमेंट एम्प्लॉय आल्सो कंट्रीब्यूटेड फॉर जनरल प्रोविडेंट फंड मनी कंट्रीब्यूशन एवरी ईयर। देयर इज फिक्स परसेंटेज था, वो जमा करना पड़ा, जरूरी था। अभी वो हटा दिया, नया स्कीम में हटा दिया। बट नया स्कीम में एक कंट्रीब्यूशन का रखा है, जिससे ये कंट्रीब्यूटरी स्कीम चालू हुआ है जो चल रहा है। बट बीच में अगर इसका विथड्रॉ करने के लिए स्टेट मांग रहा है, ये मेरा हिसाब से ठीक पॉलिसी नहीं है। क्योंकि एक स्कीम के बारे में एम्प्लॉई मांग के जो सर्विस में ज्वाइन किया है, उनका मालूम था दैट ये पेंशन स्कीम चालू है, ये हमारा ऊपर लागू है, इसलिए अकाउंट खुला है, अकाउंट में पानी कंट्रीब्यूशन भी कर रहा है, स्टेट भी मनी कंट्रीब्यूशन दे रहा है। बट बीच में अगर स्टेट अगर मांगेगा हमारा विथड्रॉ कर लीजिए, ये कैसे हो सकता है? ये मेरे हिसाब से ये मिक्स काइंड ऑफ अप्रोच ये ठीक नहीं है। तो क्योंकि एक स्कीम जो स्कीम नया स्कीम चालू है, इसमें एम्प्लॉई कौन फंड मैनेजर होगा वो चूज कर सकता है, कहाँ पर इन्वेस्टमेंट करेंगे, आप इक्विटी में करेंगे और डेट में करेंगे, वो भी कर सकते हैं। तो ये जो ऑप्शन जो अवेलेबल है, ये पहले कोई ऑप्शन नहीं था। पहले स्कीम में कोई एम्प्लॉय का ऑप्शन नहीं था, अभी वो ऑप्शन है। तो इससे ये एडवांटेज है हमारा एम्प्लॉय का, नया एम्प्लॉय का एडवांटेज है, वो ये ऑफ हो जाएगा। ये ठीक नहीं है, बिल्कुल, क्योंकि एक नया एडवांटेज दिया है, वो जो कैसे हो सकता है? जी बिल्कुल। नई पेंशन योजना में जो पैसा है उसका मालिक कर्मचारी है और सरकार भी कह रही है, केंद्र सरकार भी कह रही है कर्मचारी मालिक है पैसे का, उसको पैसा उचित समय पर मिलेगा। आनंद सिंह जी, मैं आपसे एक बात समझना चाहता हूं। देश में जो राज्यों की वित्तीय स्थिति है उसको लेकर जो केंद्रीय वित्त संस्थान है हमारे देश के, वो कई बार सवाल उठा चुके हैं कि पॉपुलिस्ट घोषणाएं करने के लिए, लोक लुभावन घोषणा करने के लिए घोषणाएं कर देते हैं। पेंशन के मामले में भी यही देखने में आ रहा है। राज्यों की जो हालत है वो मैंने आपको बताई, आप कैसे इसको देखते हैं? केवल क्या वोट बैंक के लिए, वोट के लिए इस तरह की घोषणाएं करना, और ये जानते हुए कि देश की राज्य की अर्थव्यवस्था कैसी है, कितनी खस्ता है, कई राज्यों का मैं नाम ले सकता हूं, आप कैसे देखते हैं इस पहलू को? मनोज जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा। ये पॉलिटिकल इकोनॉमी का बहुत ही अहम मुद्दा है। एंड एक लाइन में कई बार रिपीट करता हूँ कि गुड इकोनॉमिक्स इज़ नॉट ऑलवेज गुड पॉलिटिक्स। तो ये जो सरकार, स्पेशली ये ऑपोजिशन वाली सरकारें हैं, जो पंजाब, झारखंड, छत्तीसगढ़, ये लोग अपने वोट बैंक को खुश रखने के लिए वो लोग स्टेट के फिस्कल सिचुएशन को नहीं देख रहे हैं। वो ये नहीं देख रहे हैं कि ये सस्टेनेबल थिंग नहीं है। वो पॉलिटिक्स को बहुत ज़्यादा अहम स्थान दे रहे हैं और इकॉनमी पे, अर्थव्यवस्था पर उतना ध्यान नहीं दे रहे हैं। वेरेज वो जो पॉलिटिकल इकॉनमी होती है, इट इज़ अ ट्रेड ऑफ बिटवीन द पॉलिटिक्स एंड द इकोनॉमिक्स। तो ये हमें बहुत ही ज़रूरी है। स्टेट गवर्नमेंट को मालूम है, उनको अंदर से मालूम है कि भाई ये सस्टेनेबल नहीं है। ये जो पॉलिटिकल गिमिक कुछ वोट्स के लिए, कुछ दिन के लिए चल सकता है, बट
for the new pension system, for the pension system to be sustainable, वे हमें बहुत ही सोच विचार के चलना होगा और स्टेट गवर्नमेंट को बहुत ही सीरियसली सोचना होगा कि वो क्या वो जो बोल रही है केवल वोट के लिए बोल रही है या वो अपने दिल से कहना चाह रही है। तो ये इस पर तो बहुत विचार करना होगा। सेंटर और स्टेट को बैठ करके एक दूसरे से बात सुलझानी होगी, कर्मचारियों को भी ऑन बोर्ड लाना होगा। ये दिस इज अ प्रोसेस, ये लंबा बात चलेगा। अभी इसमें कोई बिल्कुल सामने कोई हमें फैसला दिखता नहीं है। जी बिल्कुल, जो पेंशन का मुद्दा है, जाहिर तौर पर पेंशन का मुद्दा एक कर्मचारी के लिए 60 साल के बाद जब वो रिटायर होता है उसके जीवन से जुड़ा होता है, वो महत्वपूर्ण पहलू है। लेकिन देश की अर्थव्यवस्था, राज्य की अर्थव्यवस्था पर अगर असर पड़े, जो जैसा माना जा रहा है कि अगर पुरानी पेंशन व्यवस्था को लागू किया जाता है पुनः, तो 10-15 साल बाद जो असर दिखाई देंगे वो बहुत भयानक होंगे। जो लोग आज पेंशन लेंगे पुरानी व्यवस्था में, उनको शायद कई राज्यों के पास पैसा भी नहीं होगा पेंशन का देने के लिए। तो कई सवाल हैं, कई पहलू हैं पेंशन से जुड़े हुए। जाहिर सी बात है मुद्दा संवेदनशील है, महत्वपूर्ण है। आप तीनों ने इस कार्यक्रम में भाग लिया, संसद टीवी से बात की, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। तो आज इस कार्यक्रम में इतना ही, मुझे दीजिए आज्ञा, नमस्कार।